प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व के व्याख्यान में हमने प्लेटो के न्याय के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अब हम उसी श्रृंखला में प्लेटो के इस आदर्श राज्य की आलोचना करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न जब 20 नंबर का आता है तो उसमें हमें उसकी विशेषताएं, उसका स्वरूप, उसकी आलोचना, उसका महत्व, सारी चीज़ें हमें समाहित करनी होती हैं, जब जाके एक प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। तो प्लेटो ने असल में आदर्श राज्य स्थापना करने का एक काल्पनिक प्रयास था। हालांकि कई राज्यों में, तत्कालीन एथेंस, यूनान, पश्चिमी क्षेत्रों में इसको बहुत महत्व का माना गया और इसका प्रयोग भी किया गया। बल्कि वर्तमान जो राज्यों में शासन संचालित किए जा रहे हैं, विशेष रूप से लोकतांत्रिक प्रणाली में, असल में देखा जाए तो उस आदर्श राज्य का एक पहलू कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। वो हमारी नैतिकता, हमारे सद्गुण, हमारे सदाचार, परहित की भाव, स्व की भाव न होकर के परहित का भाव होना अत्यंत आवश्यकता है। तो लोकतंत्र के हम जब गूढ़ रहस्य को तथ्यात्मक दृष्टि से देखते हैं तो उसमें गांधी जी की दृष्टि से, राजा राम मोहन राय की दृष्टि से और विद्वान अनेक प्रकार के हुए हैं अपने अपने विचारों से, जिन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित किया है। अब्राहम लिंकन के हिसाब से हम देखें तो जनता के हित की आवाज़, जनता की आत्मा, एक सामान्य आदमी, एक विशेष आदमी के आत्म अवलोकन के आधार पर किया गया कोई कार्य, वह ऐसा निर्णयात्मक कार्य होगा जो स्वयं के हित को पीछे, पहले सामने वाले हित को साध्य करेगा, उसका पूर्ण रूप से संपादन करेगा। तो ये भावना सद्गुणी विचारों पर आधारित है, जिसे कि प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था। हमने सबसे पहले व्याख्यान में ये बताया भी था कि वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है। उसको आधार मानकर के प्लेटो की रिपब्लिक में सारा जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है वो परिलक्षित किया गया है। तो इसी श्रृंखला में हम जब सिद्धांत की आलोचनात्मक दृष्टिपात करते हैं तो उसमें सबसे पहला बिंदु आता है कि आधुनिक युग के लिए यह अनुपयोगी बताया गया है। दरअसल क्या है कि ये जो न्याय का सिद्धांत है, ये कानून के, विधि के शासन पर टिका हुआ न होकर के हमारे आत्म अवलोकन के आधार पर बनाया गया। क्योंकि आधुनिक युग में जो शासन करने की प्रणाली है या न्याय प्रणाली है, वह जुडिशरी के माध्यम से और न्यायाधिपतियों के वक्तव्यों, उनके पुराने रिकॉर्ड के अनुसार जो अभिलेख न्यायालय में दिए गए हैं, या स्वयं के अनुभव के आधार पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो या कानून की उचित प्रक्रिया हो, जैसे हम अमेरिका के पश्चिमी देशों के संदर्भ में देखते हैं। तो असल में यह जो न्याय है, यह वर्तमान में प्लेटो ने इसकी स्वयं आलोचना में दृष्टि से विद्वानों ने उसका निष्कर्ष निकाल के बताया है। क्योंकि व्यक्ति अपने लाभ के लिए व्यवसाय परिवर्तन करने में नहीं संकोच करता है, लेकिन प्लेटो ने इसकी अनुमति नहीं दी है। असल में प्लेटो ने जो 3 वर्ग बताए हैं उसमें वाणिज्य वर्ग से संबंधित है, उत्पादक वर्ग से संबंधित है, सैन्य वर्ग से संबंधित है। तो वो मूल रूप से वहीं पर अपना जीवन यापन, वहीं उस कार्य के प्रति अपना भाव रखेगा, उस क्षेत्र को वो परिवर्तित नहीं कर सकता है। बल्कि वर्तमान न्याय प्रणाली में या वर्तमान न्याय के अवलोकन में हम देखें कि व्यक्ति सामाजिक हित में, स्वहित में किसी भी क्षेत्र को जिसे वह सुंदर, स्वच्छ, वह अपने हित में माने, उसे स्वीकार कर सकता है। दूसरा व्यक्ति
व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं। असल में आज जो हम न्याय प्रणालियाँ देखते हैं लोकतांत्रिक देशों में, उसमें न्याय के विभिन्न पहलुओं को स्थापित किया गया है, जबकि इसमें एकमात्र क्षेत्र पर आधारित व्यक्ति के विकास की और संपूर्ण समाज के विकास की बात कही गई है। वह व्यक्ति अपने संपूर्ण विकास को नहीं कर पाएगा, उस क्षेत्र मात्र से संबंधित रह जाएगा, जिस वर्ग से या जिस क्षेत्र से, जिस अपने कला कौशल से वह अपने आप को इस न्याय में या इस आदर्श राज्य में स्थापित करने का प्रयास करता है। अनुभव का इसमें कोई महत्व नहीं है। प्लेटो ने रिपब्लिक में मनुष्य को कोई महत्व नहीं दिया है। परिणाम स्वरूप वह नागरिक जीवन में एक महत्वपूर्ण पक्ष को समझाने में असमर्थ रहा है। फिर है अत्यधिक पृथक्करण। बार्कर ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर यह आरोप लगाया है कि प्लेटो ने समाज के 3 भाग बना दिए हैं तथा यह नहीं बताया कि एक वर्ग में कार्य करने वाले दूसरे वर्ग में कैसे जा सकते हैं। फिर है व्यक्ति को महत्व नहीं। आलोचकों के अनुसार प्लेटो ने व्यक्ति को राज्य के पूरी तरह अधीन रख दिया है। एक इकाई के रूप में व्यक्ति को कोई महत्ता प्रदान नहीं की गई है। फिर है विवेक और न्याय में विरोधाभास। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत कहीं तो विवेक को ऊंचा माना है और कहीं न्याय को विवेक से ऊपर माना है। इस प्रकार प्लेटो यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि विवेक और न्याय में ऊंचा कौन है। देखिए, जब आलोचना करते हैं तो उसमें हमें गहराई में अध्ययन करके फिर उसका हमें एक विश्लेषण देना होता है। तो बार्कर जैसे विद्वानों ने इसका समालोचनात्मक अध्ययन किया, फिर उसका निष्कर्ष निकाल के स्पष्ट किया जो हम यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। व्यक्ति के विकास का मार्ग अवरुद्ध। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति का केवल एक कार्यक्षेत्र है, इससे व्यक्तियों के विकास का मार्ग रुक जाता है। इस सिद्धांत से व्यक्ति को विकास की प्रेरणा नहीं मिलती, वह एकमात्र क्षेत्र की ओर अपने को उन्मुख रखता है एवं अन्य क्षेत्र उससे पिछड़ जाते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि सर्वांगीण विकास की अभाव भावना इसमें देखी जा सकती है। श्रमिकों का राज्य के प्रबंध में महत्व नहीं। ये प्रोफेसर सेबाइन ने स्पष्ट किया है कि प्लेटो ने श्रमिकों का राज्य के प्रबंध तथा उसकी नीति निर्धारण के क्षेत्र में कोई महत्व स्वीकार नहीं किया है। फिर है सामान्य जनता पर अविश्वास। सेबाइन के अनुसार प्लेटो ने सामान्य जनता पर अविश्वास होना बताया है। व्यक्ति को उसी प्रकार अधीन कर दिया है जिस प्रकार एक रोगी डॉक्टर के अधीन हो जाता है। फिर है शासक वर्ग प्रसन्न नहीं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत संचालन साम्यवादी योजना के अंतर्गत किया है। इसी प्रकार जॉर्ज ग्रोटे ने कहा है, न्यायपूर्ण राज्य में शासक वर्ग प्रसन्न नहीं रहता है। ये जॉर्ज ग्रोटे विद्वान हुए हैं जिन्होंने बताया है कि न्यायपूर्ण राज्य में शासक वर्ग प्रसन्न नहीं रहता है। फिर है मानव प्रकृति के विरुद्ध। प्लेटो का न्याय सिद्धांत मानवीय प्रकृति के विरुद्ध है। यह जरूरी नहीं कि मनुष्य में 3 ही गुण हों, इससे अधिक भी हो सकते हैं। यह बिल्कुल सही बात है। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, राजनीतिक विद्यार्थी होने के नाते हम इसका स्पष्टीकरण करें तो यह तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट जाहिर होता है कि मानव प्रकृति जरूरी नहीं है कि एक मार्गी हो। वह उम्र के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से और अपने आप में तब्दीली करती है, और वह तब्दीली नए नए कितने क्षेत्रों को स्पर्श करती है। उन समेकित क्षेत्रों के माध्यम से एक संकलन बनता है। उस संकलन के माध्यम से व्यक्ति सर्वांगीण विकास व परहित एवं जन कल्याण के स्तर को स्पर्श करता है। फिर इसमें दिया है प्रजातंत्र का विरोध। चूंकि प्लेटो ने शासन सत्ता बुद्धि प्रधान लोगों को सौंप दी है, अतः जनता की शासन करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। यानी कहने का तात्पर्य है, प्रजातंत्र में जनता का शासन होता है, यहाँ पर एक बौद्धिक वर्ग को शासन करने का दायित्व दिया है। तो स्वाभाविक है वहाँ सामान्य जन है वह उस क्षेत्र से, उस परिदृश्य से अछूता रह जाएगा, उससे बहिष्कृत हो जाएगा, जिससे कि प्रजातंत्र का विरोध करने का इस सिद्धांत में या प्लेटो के आदर्श राज्य में कमी को जाहिर करता है। कानूनी शक्ति नहीं। आलोचकों को कहना है कि न्याय जिस सिद्धांत को लागू करवाने में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे बाध्यता से लागू करवा सके। बार्कर ने लिखा है, प्लेटो का न्याय मनुष्यों को अपने कर्तव्य तक सीमित रखता है। देखिए, आज हम प्रजातांत्रिक देशों में
अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं इन देशों में संवैधानिक दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, विधि के शासन के अनुसार हमें कहीं ना कहीं अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छंदता को पाबंद किया गया है। स्वतंत्रता तक सीमित रहने को हमें कहा गया है, लेकिन हम स्वच्छंद होंगे तो कानून के दायरे का उल्लंघन माना जाएगा और हम दंड के अधिकारी बनेंगे। तो प्लेटो ने अपने न्याय में किसी भी प्रकार का इस तरह का अंकुश नहीं दिया है कि कानून की शक्ति को किस तरह से बाध्य किया जाए। निर्णायक का अभाव, प्लेटो ने इस बात की व्यवस्था नहीं की कि यदि विविध क्षेत्रों में कार्य करने वालों की इच्छा या कार्य में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में संघर्ष हो जाने पर संघर्ष को कौन हल करेगा और कौन यह निर्णय करेगा कि अमुक व्यक्ति के स्वभाव में विवेक की प्रधानता है अथवा साहस की अथवा आत्मसंयम की। तीनों तत्वों का समावेशीकरण, तीनों तत्वों का उसके बाद आकलन करके कि अमुक व्यक्ति में कौन सा तत्व समाहित है, विवेक है, साहस है, आत्मसंयम है, इसका निष्कर्ष, इसका निर्धारण कौन करेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो आलोचनाएं की गई हैं उनमें अधिक महत्व की नहीं है। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ में किया ही नहीं है। देखो, तत्कालीन परिस्थितियों में उस समय जो हालात थे उसको देख करके प्लेटो ने इन सिद्धांतों को स्थापित किया। जरूरी नहीं है कि वो आज के इस युग में तकनीकी भरे परिदृश्य में कितने कारगर हों, लेकिन फिर भी इनकी नींव है, इनका जो फाउंडेशन है वो आज के लोकतंत्र में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। स्वाभाविक है ये सारे सिद्धांत जो प्लेटो और अरिस्टो के द्वारा दिए गए हैं ये अपने आप में ये बड़े ही अलौकिक हैं। इन सिद्धांतों के पीछे एक बहुत बड़ा चरित्र था, एक बहुत बड़ा आदर्श था, और उस आदर्श को हम आदर्श ही नहीं मानेंगे वर्तमान समय के अनुसार। वह आदर्श हकीकत के पायदान पर, हकीकत के फाउंडेशन पर बनाया गया था। जो हकीकत पर आदर्श बनता है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत का रूप धारण करता है। आदर्श एक मात्र इस तरह का कंसेप्ट होता है कि जिसको हम मजाकिया स्वभाव से भी देख सकते हैं कि वह आदर्श की बातें कही जा रही हैं, लेकिन उस आदर्श की फाउंडेशन, उसकी नींव अगर वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है तो वह अपने आप में आदर्शवादी यथा तथ्यपरक सिद्धांत बनता है और वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो प्लेटो के वास्तव में हम अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि प्लेटो का न्याय बड़ा ही वर्तमान युग में संवेदनशील है, बड़ा ही कारगर है, और इसको अपने आत्मचक्षुओं से, अपने नैतिकता से हमें सुधार करना चाहिए। और वर्तमान समय में देशों में चल रही जो घटनाएं हैं उनमें इसका समावेश करके, और उस नहीं अगर हम समावेश कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोकतांत्रिक प्रणालियों में उसके हम दर्शन देखने की क्षमता रखने की हम संभावना प्रकट तो कम से कम कर ही सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।